नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। ओम बिरला के बाद कौन बनेगा बीजेपी का अध्यक्ष? बांग्लादेश में थमने का नाम नहीं ले रहे दंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आया प्रियंका का रिएक्शन। अब भारत में प्रैक्टिस करेंगे नेपाल के खिलाड़ी। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में नौकरी का झांसा देकर महिला ने हड़पे 45 लाख रुपए। अब करते हैं खबरों पर विस्तार से चर्चा। कौन बनेगा बीजेपी का नया अध्यक्ष? राजनाथ सिंह के घर पर संघ की करीब 5 घंटे तक चली बैठक। कई दिनों से एक सवाल हर जगह पूछा जा रहा है कि आखिर बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। ये सवाल जितनी चर्चाओं में है उससे ज्यादा समय इसे चुनने में भी लग रहा है। इसी के चलते दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी और आरएसएस की बैठक हुई, जो करीब 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर घंटों तक मंथन किया गया। इस बैठक में बीजेपी से जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हुए। आरएसएस से दत्तात्रेय होसबले और अरुण कुमार बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। हालांकि जेपी नड्डा कुछ महीनों के लिए ही अध्यक्ष बने रह सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भी बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष पद की रेस में हैं। बता दें कि जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद मोदी कैबिनेट में वह स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्रालय संभाल रहे हैं। ऐसे में पार्टी एक बार फिर कुछ महीनों के लिए जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रख सकती है। इसी बीच ये भी सवाल उठता है कि बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो बता दें कि पार्टी के संविधान के तहत बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। पार्टी का निर्वाचक मंडल अध्यक्ष का चुनाव करता है। निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय और प्रदेश परिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य नाम का प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है। बता दें कि साल 2024 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। अगले कुछ महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव कराने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में 2018 से सरकार नहीं है। 4 राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष की भूमिका भी बढ़ जाएगी। बांग्लादेश में हालात अभी भी बेकाबू। दंगाइयों ने भारतीय सेना की जीत का स्मारक तोड़ा। बांग्लादेश में दंगाइयों ने 1971 की जंग की याद में बने राष्ट्रीय स्मारक को तोड़ दिया। यह स्मारक बांग्लादेश में भारतीय सेना की जीत का प्रतीक था। 16 सितंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने अपने हजारों सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। मुजीबनगर में बना यह स्मारक भारत मुक्ति वाहिनी सेना सेवा की जीत और पाकिस्तानी सेवा की हार का प्रतीक था। इस स्मारक में भारतीय सेना के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया था। बांग्लादेश में नई सरकार अस्तित्व में आ गई, लेकिन देश में प्रदर्शन का दौर थम नहीं रहा। अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को वापस लौटने को कहा है। अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे ब्रिगेडियर जनरल एन शेखावत ने कहा, हसीना को देश में नहीं निकाला गया है, वह खुद भागी हैं। मैं वापस लौट सकती हूं, लेकिन देश के हालात ना बिगड़े। उनके दिल्ली में रहने से भारत बांग्लादेश के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। सभ्य समाज में यह स्वीकार नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर आया प्रियंका गांधी का रिएक्शन। पड़ोसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले भारत के लिए चिंता का सबक बनती जा रही है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों की खबरें परेशान करने वाली हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वहां की सरकार हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस महासचिव ने एक्स पर लिखा कि
पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली हैं। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे और वहां की नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि कोई भी समुदाय, चाहे वह बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला, बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म, पंथ, मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। उधर ढाका में अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के अनुसार शेख हसीना के देश से भागने के बाद बांग्लादेश में हुई हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों में तोड़फोड़ की गई। बीसीसीआई ने नेपाल के लिए फिर खोले अपने दरवाजे, एनसीए में ट्रेनिंग लेंगे पड़ोसी देश के खिलाड़ी। बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के बाद नेपाल की क्रिकेट टीम के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अफगानिस्तान को तो यहां तक बीसीसीआई ने भारत में अपने मैदानों पर मेजबानी करने भी दी थी, जबकि नेपाल की टीम को बीसीसीआई ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग करने का मौका दिया है। नेपाल क्रिकेट टीम कनाडा में होने वाली क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 सीरीज की तैयारियों के तहत बेंगलुरु में मौजूद एनसीए में ट्रेनिंग लेगी। आपको बता दें कि नेपाल की टीम त्रिकोणीय सीरीज के लिए कनाडा जाने से पहले 2 सप्ताह के लिए एनसीए में अभ्यास करेगी। इस श्रृंखला में कनाडा और नेपाल के साथ ओमान की टीम भी हिस्सा लेने वाली है। इसकी जानकारी देते हुए नेपाल क्रिकेट संघ ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट करके दी। उन्होंने बताया कि नेपाल की टीम तैयारी करने के लिए एनसीए में जा रही है। आपको बता दें कि नेपाल की क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह एरी और संदीप लमिछाने हाल में ही कनाडा में ग्लोबल T20 टीम में खेल रहे थे। नेपाल की टीम ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले गए T20 विश्व कप से पहले भारत में कुछ अभ्यास मैचों में भाग लिया था। टीम ने इस दौरान वापी में गुजरात और बड़ौदा के खिलाफ खेला था। नेपाल की टीम का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक लीग 2 तालिका के शीर्ष 4 में जगह बनाना होगा, जिसमें टीम क्रिकेट विश्व कप के क्वालिफायर्स में जगह बना सके। शीर्ष 4 में जगह बनाने में विफल रहने पर टीम को CWC क्वालिफायर प्लेऑफ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जहां से शीर्ष 4 टीमें CWC क्वालिफायर में जगह बनाएंगी। अस्पताल की महिला कर्मचारी ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 15 लोगों से हड़पे 45 लाख से ज्यादा रुपए। ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल की महिला कर्मचारी ने JAH में नौकरी के नाम पर 15 लोगों से करीब 45 लाख रुपए ठग लिए। महिला कर्मचारी ने सभी को जय आरोग्य अस्पताल समूह में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी दिलाने का सपना दिखाया था। हर सदस्य से 3-3 लाख रुपए लिए गए थे। जब समय गुजर गया और नौकरी नहीं मिली तो पीड़ित 15 लोगों ने महिला कर्मचारी से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन महिला ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित पक्ष एकत्रित होकर एसपी ग्वालियर से मिले हैं, जिसके बाद एसपी ग्वालियर के कहने पर कंपू थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल समूह की महिला कर्मचारी उषा तिवारी ने कुछ महीने पहले JAH में निकली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती का आश्वासन दिया था। उषा तिवारी ने न्यू बजरंग नगर निवासी दिनेश पाल को बताया था कि JAH में कर्मचारियों की भर्ती खुली है, जिस पर उसके स्वास्थ्य विभाग में अच्छी पकड़ है। यदि आप चाहो तो मैं आसानी से तुम्हें नौकरी पर लगवा सकती हूँ। इस पर दिनेश ने अपने रिश्तेदार व अन्य लोगों को सूचना दी, जिसमें करीब 15 लोग नौकरी लगवाना चाहते थे। महिला ने सभी से कहा कि जिन जिन लोगों को JAH में नौकरी करना है वो 3-3 लाख रुपए जमा कर दें। इसके बाद दिनेश पाल और उसके साथियों ने करीब 45 लाख रुपए उषा तिवारी को दे दिए। इसके बाद ना नौकरी मिली, ना उषा ने रुपए वापस किए, जिसके बाद पीड़ित पक्ष एसपी से मिला और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही, जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।